का मिनिमम सैलरी होता है तो लेबरिङमा भने राम्रो है। हामीले सरहरूलाई चाहिँ यो जुन चाहिँ झन्डै मेफिल्डमा मिटिङ है, सरले एउटा राम्रो सुझाव राख्नु भएको थियो कि एउटा दार्जिलिङमा जति पनि इम्प्लोइजहरू छ हाम्रो, अब होटेलमा काम गर्ने जति पनि छ है, उहाँहरूको लागि एउटा इन्सुरेन्सको लागि एउटा राम्रो कुरोको लागि उहाँ सरले इनिसिएटिभ लिनुभएको थियो है। त्यो कुरामा चाहिँ हाम्रो सरहरूसँग मिटिङ भयो अनि फोनमा पनि धेरै हाम्रो कन्ट्याक्ट्सहरू हुन्थ्यो है। त्यसले गर्दा अनि सरहरूले चाहिँ अब यो अफिसको प्रेमिसेसको लागि चाहिँ धेरै खोजिरहनु भएको थियो है। अब लक्ष्मी अब आज पाउनु पनि भयो, आज अफिसको ओपनिङ पनि भयो है। यसले गर्दा हामी सरहरूलाई अन बिहाफ अफ द एसोसिएसन वी वुड लाइक टू कांग्रेचुलेट। इसकी हम भरपूर कोशिश करेंगे। आने वाले टाइम में यदि टी वर्कर्स भी कवर होते हैं तो शायद हम लोग सिलीगुड़ी में हॉस्पिटल भी प्रपोज करेंगे इस बेड का, क्योंकि सिलीगुड़ी में कोई अच्छा हॉस्पिटल, दार्जिलिंग में कोई अच्छा हॉस्पिटल नहीं है। अगर संभव होगा तो हो सकता है 2-3 साल में हॉस्पिटल खोलने में भी सक्षम होंगे ताकि हेल्थ केयर फैसिलिटी लोगों को दे सकें। आप लोगों से जहाँ कहीं भी इसे और बेनिफिटहरू धेरै मात्रामा भएको हुन्छ, तर हामीलाई हेल्थको मान्छेहरूलाई यस विषयमा साह्रै बेसी थाहा हुँदैन। जति पनि यहाँ हेल्थको मान्छेहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले इएसआइसीको बेनिफिटको यहाँ पनि आएर तपाईँहरूले सोध्नु सक्नुहुन्छ, इन्फर्मेसन जान्नु सक्नुहुन्छ। र हाम्रो विशेष गरी यो वुमनको लागि पनि यसमा बेसीभन्दा बेसी बेनिफिटहरू पनि दिएको छ इएसआइसीले। यदि अब यहाँनिर दार्जिलिङमा नखोलेको भए हामी सिलीगुडी जानु पर्थ्यो, एक दिन लिभ लिएर सिलीगुडी आउनु जानु, त्यसमा पनि हामीलाई निकै खर्च लाग्थ्यो। तर यहाँ खोल्यो, अझै यहाँनिर सरहरूलाई रिक्वेस्ट गर्छु कि यहाँनिर डिस्पेन्सरी पनि खोलोस् भनेर, जसको माध्यमले चाहिँ हामीलाई धेरै आउने दिनमा सुविधा हुनेछ। थ्याङ्क यू। और हमारे इंश्योर भोगन श्रीमती ममता मेरे साथ वेस्ट बंगाल आने के बाद सबसे पहले से ही मेरी इच्छा थी कि दार्जिलिंग में हमारा एक ब्रांच ऑफिस होना चाहिए। उसका मुख्य कारण ये है कि दार्जिलिंग बाकी शहरों से थोड़ा कटा हुआ है और अगर हमारे इंश्योर पर्सन को किसी भी किस्म की कोई भी Sri Akshay Kala Sahab, Assistant Additional Commissioner and Regional Director, West Bengal and Sikkim Region, ESI Corporation. Mr. Rajiv Mukherjee, Assistant. नमस्कार, गुड आफ्टरनून। आप सबको जो है आज का सब स्वागत है। यहाँ पर जो है आज जो है इस ईएसआई ऑफिस जो है यहाँ पर छोटा सा डिस्पेंसरी कम ऑफिस उन्होंने ईएसआई की तरफ से खोला गया है। तो उनका जो वेस्ट बंगाल का जो इंचार्ज जो है एडिशनल डायरेक्टर रिस्पेक्टेड मिस्टर आदित्य कालिया जो अक्षर सॉरी जो रीजनल एडिशनल डायरेक्टर अक्षय काला सर जो है यहाँ पर आए हुए हैं। उन्होंने यहाँ उद्घाटन किया जो ऑफिस का जो है। उनका जो है सोच जो है बहुत पॉजिटिव है। कैसे कैसे ग्राउंड पे, क्योंकि देखिए किसी को बेनिफिट देना हो जो प्रॉपर कोई भी स्कीम का जो है, हमें उनके वर्कर का जो बेनिफिट जो इनको इंश्योर्ड जो है पर्सन होता है उनके नज़दीक आना पड़ता है। क्योंकि दार्जिलिंग में कभी ऑफिस में लोगों को बेनिफिट के लिए सिलीगुड़ी जाना पड़ता था। तो उनका जो पॉजिटिव सोच है, तो उन्होंने जो है यहाँ पर जो है एक जो है फाउंडेशन स्टोन डाला है कि ऑफिस को जो आज जो है उन्होंने यहाँ पर जो है ओपन हुआ जो है एक फाउंडेशन स्टोन है। उनका सोच और भी बड़ा है। ईएसआई जो दफ्तर जो है और भी बड़ा कुछ करना चाहते हैं और बाद में जो है समय के साथ साथ, क्योंकि अभी जो है ईएसआई में जैसे यहाँ पर जो दार्जिलिंग का पता ही होगा 3 तरह का इंडस्ट्री यहाँ पर है। मेन तो जो है चाय बगान जो टी प्लांटेशन वगैरह जो है। सेकंड जो है होटल, जैसे हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्रीज एंड होटल कम रेस्टोरेंट। थर्ड जो है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। तो जो है एट प्रेजेंट जो है टी प्लांटेशन जो बेनिफिट वर्कर जो है ये सही के दायरे में नहीं आते। तो अभी जो 120 के ऊपर एम्प्लॉय जो है काम करते हैं, वहाँ पर ईपीएफ का बेनिफिट लगा ईपीएफ का बेनिफिट हम लोग देते हैं और कंप्लायंस जो है जो ऑर्गेनाइजेशन जो है उसमें पीएफ लागू होता है, तो वर्कर्स से अकॉर्डिंगली बेनिफिट मिलता है। हम दोनों बेसिकली ईएसआई और ईपीएफ दोनों सिस्टर एंड कंसर्न है। तो हमारे में हल्का सा जो डिफरेंस जो है क्या होता है, हमारे पास जो है ईपीएफ में क्या होता है, जैसे 20 आदमी हो जाए तो उसको जो सीलिंग लिमिट जो जैसे 15,000, हमारा जैसे सीलिंग लिमिट 15,000 है, तो सीलिंग लिमिट हमारे लिए रिलेवेंट नहीं है। जो भी जो है जितने भी वर्कर जैसे भी हो सकता है उनको पीएफ का बेनिफिट ना मिले, लेकिन पर्पस ऑफ द कवरेज जो एस्टेब्लिशमेंट को जो दायरे में आने लगी ईपीएफ के लिए, तो 20 आदमी होने से ही काम हो जाता है। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली थ्रू कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय काउंट होता है। लेकिन ईएसआई का जो हल्का सा डिफरेंस जो है, जो बेनिफिट के लिए जो है बेनिफिशियल जो इनको मिले, तो उस हिसाब से जो है जैसे नहीं तो जो जहाँ पर पावर लगती है वहाँ पर 10 पे लागू होता है, जहाँ पावर नहीं है वहाँ पर 20 पे लागू होता है। ये ईएसआई का डिफरेंस है। प्लस हमारा जो ईपीएफ की जो स्कीम जो है, हम
हम लोग प्रोविडेंट फंड स्कीम देते हैं, उसका मतलब होता जो है कुछ 12% पीएफ कर उसका जो तनख्वाह से कटती है और एम्प्लॉयर 12% शायद देती है। उसका जो पीएफ में जो हमारा पीएफ हम लोग जो उसका जो ट्रस्टी बनकर उस पैसे को जमाते हैं, उसके ऊपर जो ब्याज वगैरह देख के जो किसी भी एम्प्लॉय की जरूरत पड़े आइदर सुपर एन्यूशन या रिटायरमेंट देते हैं। बात नहीं तो देखिए, एक पहली बात चीज़ कहता हूँ, ये जो है हमारा बेशक जो है सोशल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन इसका जो प्रोविजन है बेसिकली ऑर्गेनाइज सेक्टर माना जाता है। ऑर्गेनाइज सेक्टर मीन्स जहाँ पर जो है एक प्रॉपर डिसिप्लिन से, मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन को जो हमारे जो शेड्यूल कुछ शेड्यूल हेड्स बने हुए हैं, मतलब जैसे टी प्लांटेशन एक हेड है, जैसे होटल इंडस्ट्री एक हेड है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एक हेड है, तो तरह तरह के हेड्स होता है। तो जो ESI एक्ट व EPF एक्ट में भी उस हेड के ऊपर कवरेज बनती है। तो उस दायरे में जो भी एस्टेब्लिशमेंट आती है जहाँ पर 10 या 20 का आदमी जहाँ पर एप्लीकेबल है उस हिसाब से जो है जो ऑर्गेनाइजेशन कवर हो जाता है, तो उसके वर्कर जो है ऑटोमेटिकली उस वर्कर जो उसको फिर जो है ESI व EPF के दायरे में आता है एज पर स्पेसिफिक कंडीशन जो है। तो वो जो जैसे ही वो वर्कर्स वगैरह जो बेनिफिट के अंदर आते हैं, तो जो स्कीम्स है ESI के व EPF के भी, वो स्कीम जो उनके ऊपर एप्लीकेबल होता है उसका बेनिफिट जो है उस वर्कर को मिलेंगे। जैसे आप कहेंगे, जो आज वो कहना चाहते हो, मेरे को लगता है थोड़ा सा जैसे कोई रेडी चला रहा है, दुकान छोटे दुकान लेकर बैठा रास्ते में, वो ऑर्गेनिक सेक्टर में नहीं आता, वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, उनके लिए ESI व EPF एट प्रेजेंट लागू नहीं है। उसके लिए मिनिस्टर सोशल जस्टिस है, वो अलग अलग वेरियस स्कीम है, अलग है। उसके साथ ESI व EPF का जो है आप उसे जोड़िए मत उसको। दार्जिलिंग में 2019 से लागू हुआ है, तो 2019 के बाद से ही हम लोग ये चाहते थे कि एक ब्रांच ऑफिस यहाँ खोलें। हालांकि ब्रांच ऑफिस खोलने के लिए एक मिनिमम रिक्वायरमेंट है इंश्योर्ड पर्सन्स की, तो मगर हिल एरियाज़ में वो रिक्वायरमेंट कुछ लिबरल है। जैसे मान ले जाए, अगर आपको हॉस्पिटल खोलना है 100 बेड का, तो वहाँ पे हमारे IPs कम से कम 1 लाख होनी चाहिए। लेकिन हिल्स में नंबर ऑफ़ IPs जो है वो 15,000 से लेकर 25,000 तक में भी हम एक हॉस्पिटल खोल सकते हैं। तो आज की तारीख में हमारे पास दार्जिलिंग में करीब 2-2.5 हज़ार लोग कवर्ड हैं ESI में। लेकिन ये एक सच है कि अगर कोई भी बेनिफिट चाहिए, कैश बेनिफिट वगैरह, तो यहाँ से लोगों को सिलीगुड़ी जाना पड़ता है। सिलीगुड़ी यहाँ से 4 घंटे का रास्ता है। जाहिर है इतनी दूर एक वर्कर के लिए जाना मुश्किल काम है। पैसे के हिसाब से भी, वक्त के हिसाब से भी, छुट्टी मिले ना मिले, तो विदाउट पे जाना पड़े, यदि वो बीमार हो जाए तो 2-4 दिन वहाँ रहना पड़े, तो ये थोड़ा कष्टप्रद है। तो हम एक लंबे समय से चाहते थे कि यहाँ एक ब्रांच ऑफिस खोलें। इच्छा तो हमारी ये थी कि इसे एक डिस्पेंसरी कम ब्रांच ऑफिस के रूप में खोलें। अगर डिस्पेंसरी, क्योंकि हेल्थ केयर है, हेल्थ केयर स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, तो स्टेट गवर्नमेंट से हमें नो ऑब्जेक्शन लेना पड़ता है। अगर हम अपने स्तर पे कोई हेल्थ केयर DCBO के रूप में देना चाहें तो उस तरह का नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट हमें, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट से अभी मिला नहीं है, इसीलिए हम इसको DCBO में कन्वर्ट नहीं कर पाए। पर हमने कहा ब्रांच ऑफिस से खोल ही देते हैं, क्योंकि ब्रांच ऑफिस के जरिए कैश बेनिफिट तो मिलना शुरू होगा। मान लीजिए किसी को मैटरनिटी बेनिफिट चाहिए, कोई लेडी वर्कर है, तो उसको हम मैटरनिटी बेनिफिट देते हैं, 7-8 महीने की तनख्वाह वो घर में रहती है तो हम लोग देते हैं। तो वो ज़रूरी है कि वो कम से कम, और उसके अलावा हम उसको ये डिलीवरी का भी कुछ पैसा देते हैं, यदि हमारा अपना हॉस्पिटल वहाँ नहीं है, जैसे यहाँ नहीं है, तो उसके अलग से हम 5,000 रुपये देते हैं, प्लस सैलरी देते हैं उतने समय की। लेकिन अब हालांकि सरकार ये कोशिश कर रही है कि अनऑर्गेनाइज लेबर फोर्स को भी ESI और EPF का फ़ायदा मिले, तो हो सकता है सोशल सिक्योरिटी कोड लागू होने के बाद ऐसा हो जाए। उसमें बहुत सारे प्लेटफॉर्म वर्कर्स, गिग वर्कर्स, इस तरह के जो जोमेटो में या जो ओला उबर में काम कर रहे हैं, शायद आने वाले समय में उनको उनकी व्याप्ति भी होगी, उनका कवरेज भी होगा। लेकिन बहरहाल जितने लोग कवरेज में आ सकते हैं, जैसे 10 लोग हैं हमारे में, इन लोगों के यहाँ 20 लोग हैं, तो उनको बेनिफिट मिले। इसीलिए हमने ज़रूरी समझा कि ब्रांच ऑफिस तो खोल करके कम से कम एक अवेयरनेस और कैश बेनिफिट के लिए लोगों को भटकना ना पड़े, दूर ना जाना पड़े। ये सब दृष्टिगत रखते हुए हम लोगों ने इसको खोला है, और हम लोग बड़े पॉजिटिव हैं, आशान्वित हैं कि आने वाले समय में इसका लाभ लोगों को मिलेगा। और जो भी इसको और इम्प्रूव करने की अगर कोई गुंजाइश रहेगी तो लोग हमें बताएंगे। हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी हमारा अपना इंश्योर्ड है, तो हमने इंश्योर्ड पर्सन से ही इसका रिबन काटना उचित समझा। उसके बाद दूसरा ये भी है कि इंश्योर्ड पर्सन में भी हमने पर्सनली, मैंने एलिजिबल है ESI करना, अगर नहीं है तो आपका क्या इनिशिएटिव है? नहीं, एक्चुअली प्लांटेशन एक्ट एक है बहुत पुराना, उस प्लांटेशन एक्ट की वजह से ESIC के परिधि में ये लोग नहीं आते आज की तारीख में। भविष्य में शायद जब सोशल सिक्योरिटी कोड लागू होगा उसमें ये प्रोविज़न रखा गया है कि प्लांटेशन
एक्ट के अलावा भी उनको ये मौका दिया जाए अगर वो लोग ESI में आना चाहें तो अगर वो ESIC में आएंगे तो नंबर ऑफ़ वर्कर्स बढ़ेंगे मेरे, और अगर वो नंबर ऑफ़ वर्कर्स बढ़ते हैं तो हमारे लिए पॉजिटिव साइन होगा, क्योंकि फिर हम एक हॉस्पिटल की बात कर सकते हैं, क्योंकि दार्जिलिंग में आज की तारीख में कोई ढंग का हॉस्पिटल नहीं है। अगर हमने 30 बेड का हॉस्पिटल भी यहाँ खोल दिया तो बहुत से लोगों को बहुत मदद मिल जाएगी। तो वी आर पॉजिटिव कि प्लांटेशन वर्कर्स के बारे में श्रम मंत्रालय कोई